बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली शाह पेश खिदमत है प्रोग्राम ब्रिज में। प्रोग्राम ब्रिज जो है ये ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम न्यूज़ व्यूज़ और रिव्यूज़ जो है आपको वीकली पेश करेंगे, जिसमें कि कनाडा के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और उसके अलावा इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट्स होंगी वो हम हर वीक आपके सामने पेश करेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है लोकल जो न्यूज़पेपर जो यहाँ कनाडा से पब्लिश होते हैं, स्पेशली टोरंटो से, हम उनमें से मोस्टली जो जितनी भी डेवलपमेंट पूरे वीक की होती हैं इंटरनेशनली या लोकली और पाकिस्तान के हवाले से, वो उनमें से हम ज़्यादातर लिया करेंगे। उसके अलावा हमारी अपनी जो टीम है उसकी एफ़र्ट्स होंगी, वो जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे, जो ऑथेंटिक सोर्सेज से हमें मिलेगा वो आपके सामने हम पेश करेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अपने जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, जिसमें कि कैनेडियन न्यूज़ है, इसी तरह जनरेशन साउथ एशियन जनरेशन नेक्स्ट है, और उर्दू पोस्ट है जो कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, इसी तरह अखबार पाकिस्तान है, और उसके अलावा जो उर्दू ख़बरनामा है और पाकिस्तान पोस्ट है। तो ये मेन न्यूज़पेपर में से मोस्टली हम रेफरेंस के तौर पे जो है वो डेटा कुछ लिया करेंगे। और इस तनाज़ुर में भी मैं इन न्यूज़पेपर जो ऑनर्स हैं और जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमें वो कम्युनिटी को चूँकि सर्व कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें भी ये चांस मिला कि हम क्यों ना इन न्यूज़पेपर से जो है, चूँकि ये कोविड की वजह से जो हालात ऐसे चल रहे हैं कि मेडिकली लोग जो है न्यूज़पेपर्स को उठाने से इस वक्त अवॉइड करते हैं। तो Z9 हमेशा से आपको पता है कोशिश करता है कि नई से नई आपके लिए जो है वो चीज़ लेके आए। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग जो घरों में बैठे जिनको न्यूज़ चाहिए होती है, तो हम क्यों ना वो न्यूज़ इन्हीं बजाय वो ग्रॉसरी स्टोर से जाएं उठाएं, तो क्यों ना हम उनको अपडेट करें इन अपडेटेड न्यूज़ से। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरे साथ मेन पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मेरे साथ जो मेरे को होस्ट होंगे वो हैं जनाब नज़ीर आलम साहब। नज़ीर आलम जो है उनकी नेशनल, इंटरनेशनल और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे इंतहाई हमेशा गहरी नज़र रखते हैं। उनसे बहुत सारी डिस्कशंस होती थी, तो मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने नाजरीन को उसमें अपडेट करें। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रोग्राम का। जो हमारा प्रोग्राम है वो डिफरेंट सेगमेंट्स पे होगा, जिसमें लोकल कैनेडियन पॉलिटिक्स पे हम बात करेंगे, पाकिस्तान पॉलिटिक्स पे बात करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उस पे बात करेंगे। तो नज़ीर आलम भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और Z9 चैनल का बहुत शुक्रिया जिसने हमें ये मौका दिया कि हम आके अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू, रिव्यू, एनालिसिस आपको पेश कर सकें। और जैसे कि अली शाह ने अभी आपसे जिक्र किया कि हम ये बेस करेंगे मेजरली अपने लोकल जो हमारे पब्लिशिंग हाउसेज हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी के निकलते हैं यहाँ पे, स्पेशली फ्रॉम टोरंटो, हम उसकी बेसिस के ऊपर अपना रखेंगे। क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस तो दें ही दें, बट अगेन इसमें हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका एक व्यू शामिल हो। क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिक्स और कौन सी चीज़ जो है हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्कस होंगी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक आई मीन अवर लोकल पॉलिटिक्स, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ब्रिज, द ब्रिज बिटवीन internationally, like I mean from Pakistan to Canada, of course, and we will try to bridge the gaps also. हम चाहेंगे कि हम अपना एक एनालिसिस दें आपको। इसमें हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान की करंट इस वक्त पॉलिटिक्स से। तो अली भाई आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस सिलसिले में? हाँ, मेरे पास जो मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज से क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए स्पेशली, उसमें सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन आपसे है वो ये कि पाकिस्तान की जो करंट इस वक्त पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है, स्पेशली उसमें बलूचिस्तान के हवाले से और बाई इलेक्शन के हवाले से, उस पे आप क्या राय देंगे अपनी?
शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन एज यू नो ऑल के पिछले 5-6 माह से हमारी जो गवर्नमेंट है, स्पेशली जो इमरान खान गवर्नमेंट जो है, ये काफ़ी काइंड ऑफ रोलर कोस्टर राइड पे है, ऊपर नीचे, कभी पीडीएम की तरफ से, कभी और समहाउ और द अदर अगर आपने फील किया हो कि जब से गवर्नमेंट आई है इसको स्टेबल होने का मौका नहीं मिल रहा वन वे और द अदर। अच्छा, अब जब इसमें हम ज़रा थोड़ा सा डीपली अगर इसको एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो पावर, जो स्टेटस को था, जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एलीट थी, जो पावर में थी, उनका पहली दफ़ा ये हुआ कि वो इससे आउट हुए हैं। अब इसमें एक हमारे पास पहले एक पैराडाइम ये था कि दो पॉलिटिकल पार्टीज, हमेशा उनके दरमियान में बॉल इधर से उधर होती रहती थी। अब इसमें पहली दफ़ा ये हुआ कि इसमें हमारी जो थर्ड पॉलिटिकल पार्टी की जो एंट्री है, उसने सारे निज़ाम को एक नए चैलेंज में लेकर आ गए। हमारे लिए कैसा है? इट्स वेरी गुड। आई पर्सनली बिलीव कि हमारे पास चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, और उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं चाहूँगा कि वो हम हाईलाइट करें, वो है हमारे इंस्टीट्यूशंस। आई बिलीव कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ग्रेजुअली स्ट्रेंथन अप हो रहे हैं, और काफ़ी सिचुएशन जो है हमारी बेहतर हो रही है। अभी रिसेंटली जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसके रिजल्ट्स जो आए हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट आया, डिसीजन आया है, उससे हमें ये पता चलता है कि नहीं, हमारी सिचुएशन जो है वो वी आर ग्रेजुअली हेडिंग टूवर्ड्स अ प्रोग्रेशन। हम इसको नेगेटिव नहीं ले रहे। ठीक है, डिसीजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आया, सब कुछ आया, लेकिन ये कि अगर आप उसको अगर सही तरीके से देखें तो मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ हमारे यहाँ हो जाए, क्योंकि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और दूसरा आपने जो सवाल किया बलूचिस्तान के हिसाब से, तो अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है कि रिसेंटली बलूचिस्तान बॉर्डर पे एक काफ़ी एक अलमनाक किस्म का हादसा हुआ है कि उसमें ईरानियन साइड ऑफ द बलूचिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की स्मगलिंग होती थी पाकिस्तान में ईरान से, आपको पता होगा कि ईरान में चूँकि पेट्रोल की प्राइसेस कम है और वहाँ पे उनके पास सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो क्वांटिटी थी वो पाकिस्तान स्मगल्ड होती थी। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेंसिंग का जो मरहला स्टार्ट किया, वो उसमें ईरानियन बॉर्डर को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। उस फेंसिंग की वजह से इस स्मगलिंग के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया है और इसको काफ़ी कर्व डाउन हुआ है। उसमें हमारी इकोनॉमिकली वेरी गुड फॉर अस, लेकिन उसमें जो दूसरा एलिमेंट आया वो ये हुआ है कि उसकी वजह से वहाँ पे जो ईरानियन साइड पे जो पासदारान इनकलाब, जो उनकी जो फोर्सेज हैं, उन्होंने वहाँ पर उनको जो स्मगलर्स थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे तकरीबन 35 या 40 अफराद शदीद जख्मी होंगे, तकरीबन 8 से 10 लोगों की डेथ हो गई। इन रिटेलिएशन वहाँ पर सिस्तान के जो प्रोविंस है उसमें गवर्नर हाउस को उन्होंने आग लगा दी और वहाँ पे बड़े हंगामे वहाँ पे बड़े लेवल पे हुए हैं। हम उसको इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते, ऑल्दो इट वाज इनसाइड ईरान, बट पाकिस्तान, चूंकि बलूचिस्तान हमारा एक बड़ा सेंसिटिव प्रोविंस है और वो उसके साथ, और ये बेसिकली जो हमारी जो बलोच रेस है, ये वहाँ पर भी ही इसी तादाद में एग्जिस्ट करती है जिस तरह पाकिस्तान में। तो हम देख रहे हैं कि हमें फ्यूचर के अंदर इस पर बड़ा केयरफुल रहना होगा कि कहीं उसका रिपल इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर ना आ जाए, क्योंकि ये एक लोगों का जरिया माश था। आपको पता ही है कि वहाँ पर इतनी इकोनॉमिक कंडीशन को इतनी वाह नहीं है और ज़्यादातर लोगों का जरिया माश जो है स्मगलिंग से ही रिलेटेड है। तो ये जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान में जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, उसमें आई थिंक गवर्नमेंट भी सीटें अपनी कुछ लूज़ की और कुछ जीती भी है, तो उस बारे में आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है वो अपनी जो इम्पोर्टेंस है और अपने जो मतलब आवाम के साथ अपनी मकबूलियत वो खो रही है? क्या समझते हैं आप इस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए वो क्या साबित करते हैं? मेरे ख्याल में ये वेकअप कॉल है इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया कि बिल्कुल उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आई है, और अगर वो पॉपुलैरिटी कम ना होती तो ये रिजल्ट हमारे सामने इस वक्त ना होते। नॉर्मली अली भाई इसमें सिचुएशन ये होती है कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें जो टिल्ट होता है वो हमेशा गवर्नमेंट की तरफ होता है, क्योंकि लोगों ने काम करवाने होते हैं, लोगों ने अपने डे टू डे रूटीन के काम कराने होते हैं, और उनको पता होता है कि जो पावर में गवर्नमेंट है उसी के साथ होना पड़ेगा ताकि उनके जो रूटीन के काम है वो निकल सके। लेकिन इस रिजल्ट की वजह से तो ये, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट तो डिफरेंट आ रहे हैं, रिजल्ट वो नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इमरान खान की गवर्नमेंट से दे आर नॉट सेटिस्फाइड। इसमें पॉलिटिकल भी एक रीजन है, जिस तरह नौशेरे का इलेक्शन है, अगर आप उसको एनालाइज करें तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स ऑल पॉलिटिकल, क्योंकि वहां पर जो परवेज खटक के जो भाई साहब हैं उन्होंने एक अलग मतलब अपना, चूंकि उनको सीट नहीं मिली थी तो उन्होंने जनाब डिफेक्ट कर गए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जाके सपोर्ट कर दी। मेरे ख्याल में अगर किसी को भी सपोर्ट करते वो XYZ इंडिपेंडेंट भी होते तो वो जीत जाते। तो उसमें मैं नहीं समझता हूं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ये रीजन है कि दूसरे कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
इसमें इमरान खान की अपनी नाअहली का ज़्यादा असर है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इस वजह से उनको वोट पड़ रहा है, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि उनकी अपनी नाअहली है। और दूसरी बात ये कि अनलाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इमरान खान की पार्टी के अंदर वो उस तरह की एक जिस तरह कहते हैं कि आयरन ग्रिप नहीं है जिस तरह की मुस्लिम लीग नून के अंदर या पीपल्स पार्टी में आपको नजर आती है। अगर आप देखें तो उनके जो लीडर्स हैं उनका जो कंट्रोल है पार्टी के ऊपर वो इतना स्ट्रांग है कि वहां पर किसी की चू नहीं निकल सकती। तो दे आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। क्या रीजन है, मतलब जो पीटीआई उसकी पॉलिसीज सही नहीं है या क्या वजह है? इमरान खान तो बजाते खुद तो आपके सामने उनकी एफर्ट से पिछले 22-23 साल से वो अकेले फाइट करते करते यहाँ तक पहुंचे। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का इनएक्सपीरियंस है अली भाई, ये इसमें इनएक्सपीरियंस है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मतलब क्योंकि पावर के अंदर आए हैं। इमरान खान इज नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल फैमिलीज और उस पॉलिटिकल पार्ट का हिस्सा नहीं है जिस तरह का बैकग्राउंड से बाकी लोग आए। तो इसमें डेफिनेटली एक तो ये एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं है। और इसमें आपको मैं एक छोटी सी मिसाल इसकी दूंगा कराची की। देखिए जी, कराची एक ऐसा शहर है जिसकी जो आपकी पाकिस्तान की, जिसको मैं कहता हूं पल्स है पाकिस्तान की, कि अगर आपने सही मानों में अगर कराची से अगर आपने स्वीप किया और कराची से आप इलेक्शन लेके जाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शहर है जिसके अंदर बहुत सारी नेशनलिटीज हैं, जहां पर एक हमारा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और उसके अंदर इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मार्क अपना किया था लास्ट इलेक्शन के अंदर। अनफॉर्चुनेटली वो उसको उस तरह लेके आगे नहीं चल पा रहे। उसकी एक मेन रीजन ये है चूंकि 18वीं तरमीम के बाद अब आपके पास सूबाई जो इख्तियारात हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, तो वो एक मेन रीजन हो सकता है। बट अगेन जो चीजें कंट्रोल में हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मेरा एनालिसिस ये है कि जो इमरान खान की टीम स्पेशली फ्रॉम कराची अगर देखूं, जिसमें 2-3 बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, मेरे अपने हल्के से ही थे, डॉक्टर अलवी जो हैं जो प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा इमरान इस्माइल हैं, उसके अलावा जो फैसल वाउडा साहब हैं, और दूसरे जो हैं 2-3 हैं, अपना जैदी साहब हैं, अली जैदी साहब। अगर आप इन पूरी टीम को देखें जो कराची को हैंडल कर रही है, सिटी लाइक कराची, और अगर आप इन लोगों से बात करें और इनके एनालिसिस सुने या उनका ऑब्जेक्टिव सुने, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इमरान खान मेड अ वेरी गुड चॉइस इन सेलेक्टिंग द पीपल फ्रॉम कराची। ये जितने भी लोग इनमें सिवाय असद उमर के, मेरे ख्याल में कोई भी इतना केपेबल नहीं है। इसमें प्रॉब्लम जो है कैपेबिलिटीज का है, ये दे कांट हैंडल दोस थिंग्स। एक्सपीरियंस नहीं है, जो वो एक्सपीरियंस नहीं है, उस किस्म का उनका बैकग्राउंड नहीं है, वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करते जहां पर कराची के मसाइल वो समझ सकें और उसको सुलझा सकें। वेरी गुड। तो ओवरऑल हम इसके हवाले से जो है क्या आप इसको क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में इमीडिएटली जो इमरान खान को चाहिए होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो इमरान खान शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन विद इन द पार्टी। ये जो आप ठीक है, अगर आपने एक पाकिस्तान में चूंकि आपको इलेक्टेबल्स की जरूरत थी और आपने पावर में आना था और आप एक आ भी गए, अब आपको ये जो आपके जो दाएं बाएं जो लोग हैं जितने भी, अब आपको इनके ऊपर भी हार्श होना पड़ेगा। उनको आप इस तरह लेट लूज नहीं कर सकते जिस तरह वो माफियाज बना के बैठ जाएं। प्रॉब्लम इस वक्त ये हुई है कि जो इमरान खान के इस वक्त जो 7 लोग हैं वो समा और दादर उनको ब्लैकमेल करके और वो माफियाज बन गए। फॉर एग्जांपल अभी आपका जो हमारे जहांगीर तरीन और बाकी जो लोग हैं जिनका शुगर स्कैंडल वगैरह में नाम आया, अगर आप देखें अली भाई, लोगों की फ्रस्ट्रेशन इस वजह से बढ़ रही है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। वी आर वेटिंग फॉर एन एक्शन, लाइक आई मीन, अगर डजंट मैटर कि कोई भी आदमी हो, मैं हूं, आप हो, इमरान खान की कोई दाएं बाएं कोई लोग हो, जब तक आप अपने घर से नहीं शुरू करेंगे लोगों का कॉन्फिडेंस आप पर नहीं आएगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बार बार कि जी मैंने शौकत खानम बनाया। अब ये जो रेटोरिक है जो शौकत खानम वाला और वर्ल्ड कप जीतने वाला, अब इट्स ओवर नाउ। मतलब हम भी उसमें बड़े सोल्ड थे और हम बड़े उसमें खुश होते थे और हमारी अभी भी उससे एक बहुत बड़ी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। बट अगेन मैं भी अब सुन के हमारे भी वो कान पक गए कि नहीं यार, अब मूव फॉरवर्ड, लाइक हमें आगे चलना चाहिए। अब हमें वो अब हो गया, खत्म हो गई कहानी। अब आगे मेरे ख्याल में कोई प्रोग्रेशन नजर आना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं। तो जी नाज़रीन, यहाँ एक हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान और इंडिया की जो सीज़ फायर लाइन है उस पर बात करेंगे। तो जस्ट ट्यून विद अस, स्टे वॉच C9 TV। थैंक यू। जी नाज़रीन, थैंक यू। तो हम वापस पेश खिदमत हैं, तो दोबारा से हम वहीं से बात शुरू करेंगे। नज़ीर भाई, ये बताएं कि जो अभी डेवलपमेंट हुई इंडिया पाकिस्तान की सीज़ फायर लाइन पे, तो उस हवाले से आप क्या, आपके पास डेवलपमेंट है?
अच्छा, ये एक अली भाई बड़ी रिसेंट एक कल की एक न्यूज़ आई है और उसके बाद डेवलपमेंट हुई कि दोनों तरफ की जो DGMOs हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, इन्होंने बैठ के एक सीज फायर के ऊपर जो है अपना इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये हुआ है कि वी आर गोइंग बैक टू द सीज फायर। जो वायलेशंस हो रही थी उसको कर्टेल करने के लिए बड़ा स्ट्रिक्टली इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है कि जो मुशर्रफ और वाजपेयी ने एक ज़माने के अंदर जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, जिसके बाद सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में थी, उन लोगों ने उस लेवल पे उसको वापस लेकर आए। अब क्वेश्चन जो है वो सबसे बड़ा राइज होता है कि ये तो चीज सही है कि ये सीज फायर का उन्होंने कर दिया और इससे पहले भी कई दफा हो चुका है, लेकिन बार बार सीज फायर वॉलेशन हो जाती थी, लेकिन इस बार इतना ये स्ट्रिक्टली क्यों हो रहा है और इसका बैकग्राउंड क्या है? अगर आपको याद होगा कुछ अरसे पहले करण थापर का एक इंटरव्यू चला था, क्योंकि पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस वक्त डॉक्टर मोईद यूसुफ जो हैं वो इमरान खान को एडवाइजर हैं ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। तो उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर ये हिंट दी थी उसी वक्त ही कि हमारी बैकडोर राब्ते हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन सीज फायर। तो उस वक्त तो एक दो दिन के वक्फे के बाद, पहले 2 दिन तक तो कोई रिस्पांस नहीं है, उसके बाद इंडियन हाई कमीशन ने जो है ना उसके ऊपर उसको टोटली नेगेट किया कि हमारा ऐसा कोई बैकडोर चैनल या राब्ते नहीं है। लेकिन अभी ये जब न्यूज़ आई है तो उसके बाद से कंफर्मेशन हुई है कि नहीं जनाब, ये बिल्कुल थे उस वक्त भी और ये काफ़ी अरसे से चल रहा था। इसका बैकग्राउंड जो जहाँ तक मेरे अपने समझ में आया वो ये है कि नंबर 1 एक इंडिया के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली, वो ये हुई है कि उनके पास इंटरनली और एक्सटर्नली उनके हालात जो है काफ़ी पोजीशन जो है वो काफ़ी डीरेल हुई हैं। उसमें पॉलिटिकली उनका अगर देखा जाए तो उनका जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है ये जो चला है, उससे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल उन्होंने लॉन्च किया था वो खैर वो तो उसको तो उन्होंने किसी तरह दबा दिया या उन प्रोटेस्टर्स को भी उन्होंने मार भगाया। लेकिन जहाँ तक ये फार्मर्स का था तो हमारे जो वहाँ पर जो ईस्ट पंजाब के जो ख़ास तौर पे जो फार्मर्स हैं उन लोगों ने बड़ा एडमेंटली और बड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज किया और दे आर नॉट बैकिंग अप, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हद तक ऑन देयर नीज आ गई है। तो एक तो वो सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, उनका ख्याल था कि ये ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा, ज़्यादा 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में ही प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, जो कि गलत साबित हुआ। दूसरा साइमल्टेनियसली एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC जिसको हमें कहते हैं, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि जो मकबूजा कश्मीर है उसके साथ जो चाइनीज़ बॉर्डर जो मिलती है उस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। उस पर पिछले 6-8 माह पहले बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि लद्दाख में चाइनीज़ ने काफ़ी जो पैंगोंग त्सो लेक है वहाँ तक उन्होंने अपना जो है कब्जा कर लिया था, जिसको रिटेलिएशन हुई, जिसमें काफ़ी हिंदुस्तानी फौजी मारे गए, चाइनीज़ साइड से भी मरे, बाद में चाइनीज़ ने भी एडमिट किया इसको कुछ अर्से पहले कि उनके भी मरे, लेकिन बहरहाल वो कब्जा हो गया। अब एक्चुअली इंडिया कैन नॉट हैव दिस 2 फ्रंट सिचुएशन जिसको वो साइमल्टेनियसली वो करे, क्योंकि अब हुआ ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल से उनको मूव करनी पड़ी अपनी बहुत सारी ट्रूप्स टुवर्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसका मतलब ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपना किया हुआ था सिलसिला वो काफ़ी हद तक वीक हो गया। अब उसके लिए उनके पास उसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? ये जो अभी फार्मर्स इनकी प्रॉब्लम वहाँ चल रही है इंडिया में बहुत बड़ी, आपको पता है इंटरनेशनली इस पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा क्रिटिसिज्म जो है, तो आप समझते हैं कि उस वजह से चूँकि जो फार्मर्स और सिख जो बरादरी है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मतलब इवन इंडिया में पाकिस्तान के नारे जो है वो लगाए गए, तो आया ये रीज़न भी है इसमें? आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये सीज़ फायर और ये जो ताकि वो अपने बॉर्डर जो है वो मजबूत करना चाहते हैं कि हमें इधर से कोई नुकसान ना हो, तो बेहतर है कि हम बजाय इसके कि इसको अपोज करें तो हम क्यों ना फ्रेंडशिप की तरफ जाएं और अपने हालात बेहतर करें? आपकी बात एक हद तक बिल्कुल एक हद तक सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं डिसएग्रीमेंट ही करूंगा कि जहां तक वहां का फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उनका एक बिल्कुल लोकल इंडिजिनस इशू है और जिसके ऊपर वो वहां पे लगे हैं, और बल्कि जो वहां पर जो हमारे सिख भाई हैं जो खासतौर पर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उन्होंने कहीं पे भी अपने इस तरह की अलाइनमेंट कहीं नहीं दिखाई है, उनका वो बिल्कुल डोमेस्टिक प्योर डोमेस्टिक इशू है। हाउएवर बाय सेइंग दैट, देखें अली भाई, हेट ब्रीड्स हेट, देखिए नफरत से नफरत ही जन्म लेगी, नफरत से प्यार नहीं आ सकता। सही है, हाँ। देखें जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो एक जो उनका एक लार्जर एजेंडा था उसने उनको इस हद तक तो पहुंचा दिया कि एक पॉलिटिकल उनको पावर मिली और वो एक पॉलिटिकली स्वीप कर गए। अब
इंडिया जैसा मुल्क जो इतना बड़ा मुल्क है, इतना डाइवर्सिफाइड मुल्क है, इतनी उसमें रेसेस हैं, इतने रिलीजन्स हैं, इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, वो एक रोल मॉडल था दुनिया के लिए। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक दुनिया का मिरेकल है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी। लेकिन इसमें ये है ना कि पाकिस्तानी इंडियन जो मीडिया है उसने तो बहुत शोर मचा कि ये पाकिस्तान के इसके पीछे हाथ है और ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो अली भाई, उसका तो फिर बेसिक यही है ना कि जब आप अपनी नाकामियों का कभी भी एतराफ़ नहीं करते तो आप हमेशा इल्ज़ाम दूसरों पर रखने की कोशिश करते हैं। अगर पाकिस्तान, मैं तो प्राउड फील करूंगा अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है कि उनके इंटरनल मामलात में इतना इंटरफेयर कर सकता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की इतनी कोई स्ट्रांग पोजीशन है, और पाकिस्तान चाहेगा भी नहीं कि वहां पर इस किस्म की कोई सिचुएशन हो, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हमारी जो सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट है। हम इस वक्त देखें अली भाई, इस वक्त वॉर इज नॉट एन इशू, वो दौर खत्म हो गया। मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई वॉर हो सकती है, कुछ हो सकती है। ये सारे पॉलिटिकल गेम्स हैं, और इंडिया ना पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, ना पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर सकता है। इस वक्त सिचुएशन वो अब डिफरेंट हो चुकी है। सही है। अब हमारा जो इशू है ना इस वक्त, वो इकोनॉमिक इशू है। अब जो वॉर्स हैं वो चले गई 4th जनरेशन 5th जनरेशन से भी अब आगे निकल चुकी हैं। अब ये मीडिया का दौर है। अब यहाँ पर दूसरी किस्म की चीज़ आ रही है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का अपना इशू है, हमें बेनिफिट होगा अगर इंडिया के अंदर हालात स्टेबल हों और हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हों। मेरे ख्याल में ट्रेड डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, हमारे डोर्स खुलने चाहिए, बट कीपिंग इन व्यू कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए, और हमें ये आपस में बैठ के करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज देयर विल बी अ टाइम, मैं कम से कम ये फोर्सी करता हूं कि अगर हमने इसको आपस में बैठ के रिजॉल्व नहीं किया तो मेरे ख्याल में कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करेगी और वो इसका बेनिफिट लेगी। आप देख लीजिएगा ये होगा। और बड़े जो पावर हाउसेज हैं जो दुनिया के अंदर जो रन कर रहे हैं चीजें, वो उनकी आंखें उस पर लगी हुई हैं कि वो अगर देखेंगे कि आपसे सिचुएशन, जी एग्जैक्टली, और वो ज्योग्राफिकली बड़ा आइडियली सिचुएटेड है, बिल्कुल इन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना एक जगह। आप एक हाइपोथेटिकली मैं बात करता हूं, अगर वो एक अमेरिका की कंट्रोल्ड स्टेट हो, ऐसा मुल्क हो जो अमेरिका के कंट्रोल में हो, तो आपके ख्याल में सिचुएशन क्या होगी? वो तो अंडरस्टूड है, जो जिनकी नजर है वो जिनकी नजर है, और आप ये डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अच्छा ये बताएं कि ये टी डे क्या है? मुझे अच्छा, मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है। अच्छा जी, टी डे मेरे ख्याल में जो हमारे जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं वो तो खैर इसको समझ गए होंगे, जो हमारे दूसरे हैं साउथ एशियन वो इसको शायद ना समझे। टी डे बेसिकली टी डे से, यानी कि चाय का दिन। अच्छा, चाय का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको सबको पता होगा कि जो इंडियन अटैक हुआ था बालाकोट में, उसके बाद जो इन रिटेलिएशन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है कमाल का काम किया कि उन्होंने जाके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जाके उन्होंने अटैक किया। उसके बाद ऑन द वे बैक व्हेन दे वर कमिंग बैक, इनकी एक डॉग फाइट हुई जिसमें पाकिस्तान ने दे शॉट डाउन देयर 2 प्लेन्स, जिसमें से एक के जो पायलट थे वो पाकिस्तान में लैंड करके, जिनका नाम अभिनंदन था, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो अपनी उन बड़ी मूंछों की वजह से, एक अपनी पर्सनालिटी की वजह से पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हुए। मेरे ख्याल में शायद वो इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं हुए होंगे जितना वो पाकिस्तान में पॉपुलर हुए। प्लस जब वो उतरे थे और जब उनको अरेस्ट किया गया तो जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं उन्होंने उनके साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया, ऑल्दो लोगों ने तो उनको पकड़ के बड़ा मारा पीटा भी था। तो उस पे उनको चाय पिलाई गई थी। तो जब चाय पिलाई गई थी तो उनसे पूछा गया था कि हाउ वाज द टी, तो उन्होंने बताया था टी वाज फैंटास्टिक। सो ये टी डे उस टी डे के ज़मरे में आता है। तो और ये हमें एक कोई स्पेसिफिक डेट है या वैसे ही? ये 28 फरवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी जो है ना इसका दिन मना दिया गया। और इससे ये हमारे लिए एक बहुत एक ऑनर की बात है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, कि हमने उस वक्त ये एक सारी दुनिया के अंदर एक मैसेज भेज दिया कि आप हमें इस तरह डिटर नहीं कर सकते। और ये हमें हमेशा इस बात की याद दिलाता रहेगा। ये चाहे अपनी हॉस्पिटैलिटी, हमारी हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल। और हमने 2 दिन बाद वो उनका वो आदमी वापस, ना सिर्फ वापस किया बल्कि बड़े इज्जत और इकराम के साथ उसको हमने करके वापस कर दिया। इसमें कोई शक नहीं। तो अब ये बताया कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट के हवाले से FATF के जो है ये लिस्ट है, वो पाकिस्तान अब किस पोजीशन में कहाँ खड़ा है? अच्छा, ये अली भाई जो FATF की ग्रे लिस्ट है, बहुत सारे लोग इसको ज़रा कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि किस किस्म का फोरम है या क्या चीज़ है। ये आप समझ लें कि एक, मैं इसको अगर आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कहूँगा कि ये जो दुनिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसने एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इन्होंने नाम तो इसका ये रखा हुआ है कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और ये कंट्रोल करेगी दुनिया के अंदर जितने भी इललेजिटिमेट जो बिजनेस होते हैं, डील्स होती हैं, पैसा जो जाता है, और ख़ासकर पैसा जो टेररिज्म में यूज़ होता है।
अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है कि भाई पैसा टेररिज्म में यूज हो रहा है और पाकिस्तान को उन्होंने उसमें पहले वॉच लिस्ट में रखा होता, फिर ग्रे लिस्ट के अंदर लेकर आए और उसको निकाल नहीं रहे। एक्चुअली इसकी उन्होंने सैंक्शंस का मरहलावार ये रखा हुआ है कि आप अगर इस ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो आपके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लग जाएंगी, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाएगी, जिस तरह ईरान का उन्होंने हाल किया है, जिस पे उन्होंने किया है कि वहां पे राशनिंग हो गई। इवन सच अ ह्यूज कंट्री जिसके इतने बड़े ऑयल रिजर्व हैं, वो अपनी ऑयल राशनिंग पे आ गया। तो उसमें वो चाहते हैं कि हम किसी तरह इनको अंडर प्रेशर रखें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपको FATF की ग्रे लिस्ट से आउट करेंगे, वो आपको ब्लैक में भी नहीं डालेंगे और वो आपको आउट भी नहीं करेंगे। रीजन कि वो आपके ऊपर वो सर्टेन प्रेशर मेंटेन रखना चाहते तो हैं। ये तो वो सिचुएशन को आप हैंगिंग पोजीशन में कहीं भी नहीं जा रहे। जी, तो और उसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो ये है कि FATF की ये ग्रे लिस्ट तो उन्होंने रखी हुई है, लेकिन इस पे वो कोई बात नहीं करते कि जो FATF की लिस्ट के मुताबिक जो यहां से इतना करोड़ों अरबों रुपया पाकिस्तान से जो साइफन आउट हुआ है थ्रू दीज पॉलिटिकल पार्टीज और ये जो सारे जो फ्रंट मैनों के थ्रू है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। क्या वजह है कि FATF इस पे तो पाबंदी लगाता है कि आप फाइनेंशियल कंट्रोल रखें, लेकिन इस बात पे कभी वो पाबंदी नहीं लगाता कि ये जो जायदादें खरीदी जाती हैं, ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ये किया कहां जाता है? ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड में किया जाता है सारा। ये तो 99% आपके कनाडा इज द बिगेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे जो हाउसिंग मार्केट है, अगर आप आप स्टडी करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर कौन सा पैसा कहां से आ रहा है। तो आपके पास अगर ये चाहें तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस ये सेटल्ड तो इन्हीं मुल्कों में ही है। तो ये इसमें ये कि FATF का जो ये ढकोसलाबाजी मैं उसको कहूंगा कि ये उन्होंने सिर्फ आपको रखिए कि आपको वो प्रेशर में रखेंगे और जब भी आपसे चाहेंगे वो आपको इसका एक थ्रेट दे के आपसे प्रेशराइज करेंगे और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं जो उन्होंने करवानी वो आपसे करवाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, यहाँ एक हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कनाडा के हवाले से बात करेंगे, कोविड बेनिफिट्स जो पर्सनल और बिज़नेस के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तो उस पर यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कनाडा के हवाले से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से डिफरेंट तरीक़ों से पब्लिक को बेनिफिट दिए गए हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। तो नज़ीर भाई, ये बताएं कि जो सर्व और उसके बाद रिकवरी बेनिफिट्स जो कुछ तो अभी भी मिल रहे हैं, कुछ पहले मिले, जैसे सर्व था वो पहले मिला, अब उसके वो T4 आना शुरू हो गए। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस भी किया है कि जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं जिन्होंने वो सर्व लिया है उनको तो वापस पे नहीं करना होगा, लेकिन जो उसकी अब बेसिकली तो वो इनकम थी जो $2000 पर पर्सन मिलते रहे, तो अब उनकी T4 आना शुरू हो गई हैं। आपको भी नज़र में से गुजरी होगी कहीं ना कहीं। तो अब क्या उसका क्या बनेगा, स्पेशली पर्सनल बिजनेस की हम बाद में बात करेंगे कि वो क्या। अरे भाई, इसमें थोड़ा सा क्योंकि लास्ट ईयर कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि इट वाज अ पैनिक टाइम। उस वक्त एक बड़ी पैनिक की सिचुएशन हुई थी और इसमें जो कनेडियन गवर्नमेंट है, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू देम, कि उन सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहले जिन मुल्कों ने रिएक्ट किया अपने लोगों को उसमें ईज आउट करने के लिए जो उस पेंडेमिक की वजह से हुआ था, उसमें कनाडा वाज ऑन टॉप। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इन्होंने इसके लिए उन्होंने फॉरेन एक्शन लिया। उसके लिए सबसे पहला तो उन्होंने जो काम किया था वो जो सर्व का बेनिफिट्स उन्होंने स्टार्ट किए थे कि पर पर्सन को $2000 जो है वो उन्होंने बेनिफिट उसके अंदर स्टार्ट करवाया। ये पर्सनल बेनिफिट्स थे जो उन्होंने कंपनसेट किए थे कि जो लोग जिनको कोविड-19 की वजह से जिनके बिजनेस मतलब जो भी बिजनेस जॉब्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और खासकर अगर हमारी कम्युनिटी के हिसाब से अगर बात करूं तो अली भाई मोस्टली हम लोग जो हैं वो हम इस किस्म के बिजनेसेस जॉब्स के अंदर है जो हमारी डे टू डे है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे भाई हैं जो उबर ड्राइवर्स हैं, काम कर रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, कोई हेयर सैलून चला रहे हैं, कोई और इस तरह की चीजें हैं, तो वो बड़ी डायरेक्टली अफेक्ट हुई थी। और उसका ऑल्दो कि वो कंपनसेशन तो नहीं थी क्योंकि $2000 की इनकम से तो कुछ नहीं होना था, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट इट वाज बेटर देन नथिंग। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया। तो उस वक्त तो ये था कि अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने काफी लोगों को दिया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूज आनी शुरू हुई कि भाई उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि उन्होंने कहा नहीं जी इसके अंदर जो लास्ट ईयर की जो इनकम जो है वो 5000 का, खैर वो पहले भी था, लेकिन बाद में उन्होंने उसके अंदर जब उसको CSR को कन्वर्ट किया, दूसरा CRB पे लाया और उसको वीकली बेसिस पे लेकर आया $900 फॉर रिकवरी बेनिफिट पे लेकर आया उसको। तो उसके बाद उन्होंने उसको काफी क्वेश्चंस इस किस्म के ऐड किए जिसमें खासे लोग जो है वो घबरा गए।
अब जिन लोगों से हमारा ताल्लुक रहता है और उनसे बातचीत होती रहती है, तो उसमें दो चीज़ें हुई हैं कि एक तो नंबर वन ये कि लास्ट ईयर जब बेनिफिट दिए गए थे उसके अंदर एक बेनिफिट जो सबसे बड़ा लोगों को ईज आउट हुआ था वो ये था कि मॉर्गेजेस को डेफर किया गया था को 6 मंथ तक के लिए। तो वो 6 मंथ का जो डेफरल था वो उसके बाद जब अब ये जो रिकवरी बेनिफिट दोबारा से जब अनाउंस किया तो उसके अंदर वो नहीं आया। एक तो वो नहीं आया और उसके बाद फिर ये कि उन जो लोग थे जो एलिजिबल भी थे, अब कई लोगों से मेरी बात होती है जो कि उसके एलिजिबल भी हैं लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें डर है कि इसकी वजह से कहीं ऐसा ना कि हमारी सीआरए कोई ऑडिट ना करे या हमारी स्क्रूटनी ना शुरू कर दे। ऑल्दो वी आर एलिजिबल बट अगेन हमें लोगों ने डराया है, हमें कहा कि भाई ये उसके क्वेश्चन अब डिफरेंट उसके क्वेश्चंस इस किस्म के आ गए कि वो आपसे इस किस्म के सवालों जवाब कर रहे हैं जिससे लोगों को बजाय देने के लोगों को एक थ्रेट किया जा रहा है कि शायद उनको ये फीलिंग आ रही है कि भाई ये इससे अगर हमने ले लिया तो शायद हो सकता है हम साल 2 साल बाद हमारे पर लेटर आए हो, क्योंकि सर्व जो था वो तो 1 2 3 था ना। एग्जैक्टली इसमें तो 1 2 3 एग्जैक्टली इसमें उन्होंने यही सिचुएशन की, इसमें उन्होंने को कॉल करे हैं और ये वो सारा कॉल करें। उसके बाद काफी लोगों को अभी इन्होंने वो बंद भी किए, कई लोगों को नोटिस भी आए और काफी उन्होंने क्या ऑल्दो के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंसमेंट भी आया था और उन्होंने कहा था कि हम ये रिकवर नहीं करेंगे। मैं इसके हक में नहीं हूं कि कोई बंदा इलीगल क्लेम कर रहा है तो उसको आप अलाउ करें। जो मैंने पढ़ा है उसमें रिकवरी का तो नहीं, क्योंकि उसमें यही लिखा है एलिजिबल जो फैमिलीज हैं, लेकिन चूंकि ये जो 2000 मिलते रहे ये बेसिकली एज ए इनकम वो कंसिडर कर रहे हैं कि आपको इनकम थी ये, लेकिन आपने उसका जो जैसे आपको इनकम टैक्स पे करना होता है आपको वो पे करना है जी। तो उसकी T4 भी आ रही है कि आपको इतनी फ़र्ज करो अगर मैंने 6 मंथ लिया है तो मुझे उसके $12,000 मैंने उसके और T4 में 12,000 ही लिखे हुए हैं वो इसको उन्होंने इनकम टैक्स एग्जैक्टली अब एक्चुअली उसको जो पार्ट ऑफ इनकम बनाया ये एक बड़ा डिबेटेबल है और मेरे ख्याल में जो हमारे लोकल यहाँ पे जो एमपीज हैं उनसे हमें बात करनी चाहिए कि इसमें ये क्या वजह है कि ये जो इमरजेंसी बेनिफिट्स हैं इसको पार्ट ऑफ इनकम क्यों कंसिडर किया जाए, क्योंकि इनकम का मतलब है वो तो 30%। और दूसरी बात है प्लस ये कि इसमें आप अगर इनकम के अंदर चलें आप इसको कंसिडर भी कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं कि आपने अगर टोटल इनकम आपकी इससे अगर क्रॉस हुई जो $38,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर उससे क्रॉस कर जाएगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप तो बेसिकली लोगों को एक तरफ रोक रहे हैं कि आप लोगों को बेनिफिट भी दे रहे हैं और लोगों को अगर फर्ज करें मुझे कोई टैक्सी का काम या कोई मैं साथ में काम अपना शुरू करना चाहता हूं अपने आप को फैमिली को, क्योंकि मैं फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूं जहां पर काफी लोग हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे रोक रहे हैं कि मैं कोई और काम ना करूं, मैं उसी बेनिफिट के ऊपर सर्वाइव करूं प्लस ये को बेनिफिट को अपनी इनकम में कंसिडर करूं। तो ये काफी कंफ्यूजिंग किस्सा है। मुझे इसके ऊपर चूंकि हमारी जो लोगों से बात होती रहती है वो इस पर काफी इस वक्त जो है ना परेशान है कि खासतौर पर इस वजह से कि सीआरए की इस पे जो इंक्वायरीज आ रही हैं और जो लोगों को नोटिस आ रहे हैं और इसमें जो इन्होंने ये जो नया लगाया कि भाई हम आपको जो है नेक्स्ट ईयर आप जब फाइल करेंगे तो इसके अंदर हम आपको इसमें ओवरऑल इनकम में काउंट करेंगे। इस पे हम किसी गवर्नमेंट के बंदे से एग्जैक्टली या किसी अच्छे हमें अकाउंटेंट से इसकी फीडबैक लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम हम इस पे दोबारा बात करेंगे। तो आप बिजनेस के हवाले से क्या समझते हैं ये जो कोविड बेनिफिट थे बिजनेस के हवाले से? अली भाई इसमें बिजनेस के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है तो उन्होंने बिजनेस को जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसके लिए कुछ लोन्स वगैरह के पैकेजेस उन्होंने बताए थे जो कि उन्होंने दिए हैं विच इज़ वेरी गुड। उसके अंदर एक $40,000 का पहले लोन था, उसके बाद 20,000 का एडिशनल किया गया और अभी एक $20,000 की ग्रांट का किया गया है। अच्छा, ये जो 40,000 और 20,000 किया गया था ओवरऑल 60,000 ये आपको पे बैक करना है, ठीक है। इसके अंदर सर्टेन पार्ट जो है वो फोरगो हो जाएगा जिसके अंदर तकरीबन रफली अराउंड 20,000 जो है वो उसके जो आपने नहीं देने और आपने अगर 22 दिसंबर 31 22 से अगर पहले दिए तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना, बट आपको पे करना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरा लॉस हुआ और मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैंने अगर उसके सर्वाइवल के लिए, उनकी पेमेंट के लिए, लोगों की तनख्वाहें निकालने के लिए, मेरे ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स के लिए जो सारी मैंने पेमेंट की वो मैं बाद में दोबारा पे बैक क्यों करूं? मेरा तो वो लॉस हो चुका है। आप कहने जी हम आपको फिलहाल लॉस के लिए पैसे दे रहे हैं लेकिन बाद में हम आपकी जो आपने आपकी मदद की तो हम आपसे वापस ले लेंगे। लोन है ना, वो तो लोन है। और दूसरी बात है कि उन्होंने वो लोन जो है वो थ्रू आपकी जो वीजा की क्रेडिट लाइन है उनके थ्रू आपको करवाया, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट उसको नहीं किया। तो अब ये कि लोगों का क्या इसमें वो होगा कि बाद में आपके क्रेडिट पे आएगा या क्या सिलसिला होगा। प्लस इन्होंने जो रेंट की जो पहले कंपनसेशन की थी वो ये थी कि अभी लास्ट ईयर का जो लैंडलॉर्ड है उसके थ्रू करवाया था। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं जी हम आपको देंगे, आप डायरेक्टली क्लेम करें।
अच्छा, जहाँ तक क्लेम करने का ताल्लुक है, मैं खुद भी थोड़ा सा बिजनेस जो हम फ्ली मार्केट्स में और छोटे लेवल के बिजनेस करते हैं, अब आपको पता है छोटे लेवल के बिजनेस हैं, कैश के बिजनेस हैं, वो आप समटाइम्स होता है उसके अंदर इनकम आप बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, और मतलब वो मतलब एज सच कोई इतने कोई $1 million के बिजनेस तो है नहीं। अब अगर आप ये कहें कि वो कहते हैं कि जी अब आप ये बताएं कि जी इसमें लास्ट ईयर का आपका कितना बिजनेस था, इस साल का आपका कितना बिजनेस है, उससे कंपैरिजन कराएं और लॉस बताएं, और उसके अंदर अगर आपका लॉस होगा तो आपको मिलेगा और वरना नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप लोगों को बजाय इनकरेज करने को उनको डरा रहे हैं। आप उनको बेसिकली कह रहे हैं कि अगर तुमने इस नेट में एक मरतबा आए और तुमने अगर हमें इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर याद रखना हम तुम्हारे पास अगले साल आएंगे लेके, ये ठीक है वो आपको रेंट तो मिला नहीं मिला, वो तो आपका रिफ्यूज हो गया, लेकिन आपको रिफ्यूजल के साथ एक लेटर आ जाएगा कि आपने जो ये बिजनेस किया हुआ था इसके ऊपर इतना हमारा टैक्स बना, ये भी हम पे बैक करें। तो ये इस वक्त लोग काफी इसमें परेशान है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम उसमें भी तो होगी जो 40,000 और 20,000 जो गवर्नमेंट दे रही है, उसके लिए भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि आपने साल का कितना रेंट दिया, कितना आपकी इनकम लॉस हुई, क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ कितने थे आपके, क्योंकि इस कैटेगरी में आप आते हैं तो फिर ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप अप्लाई नहीं बिल्कुल कर सकते। अली भाई, इसमें ओवरऑल सिचुएशन यही है कि मैं इसको नटशेल में समराइज कर देता हूं कि प्रॉब्लम यही है कि हमें नहीं श्योर है कि क्या होगा। हमने ले तो लिए हैं, लोगों ने, जिन लोगों ने ले लिए हैं, अब वो भी ये होता है कि हर बार जब अपना लेटर निकालने के लिए जाते हैं तो दुआएं पढ़ते हुए जाते हैं कि अंदर से सीआरए का कोई ब्राउन लिफाफा ना आ जाए, किसी किस्म का वो ना हो। क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों से जो मेरी बात हुई है उसमें ये लोगों की परेशानी है कि यार ये ले तो हमने लिया है लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि एक जनरल यहाँ पे परसेप्शन कनाडा में हमारी है कि आप पैसे मांगे तो सेकंड डे चेक आ जाता है, उसके साथ अगले हफ्ते एक ऑडिट का वो लेटर भी आ जाता है। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मेरे ख्याल में इसमें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्या, ताकि लोग यार, क्योंकि अब इकोनॉमी दोबारा से इसको ऊपर आना है, और ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, याद रखें ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। आप भूल जाएं, जो बॉक्स स्टोर्स हैं ये तो अपना मैनेज कर लेंगे क्योंकि बड़े बॉक्स स्टोर्स हैं, इनके पास सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं और सारा कुछ है। ये छोटे लेवल का बिजनेस है, जो हमारा लेवल का बिजनेस है, जो हम करते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर, अगर ये नहीं होगा, और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं अली भाई कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और सबसे ज्यादा आपका जो लोगों का जो एक समझने के जरिए माश है वो ये स्मॉल बिजनेसेस हैं, नॉट द लार्ज स्केल बिजनेसेस। उधर तक तो लोगों की पहुंच ही नहीं हो पाती। अंडरस्टूड है ये तो चलो, ये तो था हमारा कनाडा कोविड के हवाले से बेनिफिट, और इसमें आपको बात करेंगे इस पे जो ट्रैवल एडवाइजरी पे चल रहा है। अच्छा, अगेन और वो सारे जी जो है इसमें अली भाई अगेन जो ट्रैवल एडवाइजरी है इसके अंदर जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपना जो रिटर्निंग होम जो कैनेडियंस होंगे उनको एक क्वारंटीन के जो प्रोसेस है। अब अगेन मैं फिर ये बात करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है इसमें अननेसेसरी ट्रैवल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नेसेसरी ट्रैवल वाले लोग भी हैं, तो क्या वजह है कि आप ये कह रहे हैं कि जी $2,000 का जो है उनको आप एक मतलब आप डरा रहे हैं बेसिकली लोगों को, आप एक स्केयर कर रहे हैं कि तुमने आओगे तो हम समझो $2,000 भी ले लेंगे, तुम्हें होटल में भी रखेंगे, 14 दिन वहां पे भी रखेंगे। आप क्यों करेंगे ऐसा, जबकि आप इजीली आप अगर रैपिड टेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर आप हमसे पैसे ले लें, जो भी आपके $200 या $300 आपके लग रहे हैं, आप हमसे जब अराइवल हुई और उस वक्त रैपिड टेस्ट हो गया और वो नेगेटिव आ गया, तो आप उसको क्यों होटल में रखेंगे 3 दिन? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने होटलों के साथ कोई उनको सपोर्ट करने के लिए कोई लिंकअप रखा हुआ है। तो चीजें क्लियर नहीं है, और हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना वो भी हमें इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे कि मतलब ये अगर जब नेगेटिव है तो फिर तो एग्जैक्टली अगर नेगेटिव, अगर आप एक सिंपल से एक लेमैन क्वेश्चन है कि मैं जहाज से उतरा हूं, आपने मेरा टेस्ट किया, मेरा टेस्ट नेगेटिव में आया, तो मैं क्यों एक 5 स्टार होटल में जाऊंगा और 3 दिन के पैसे भरूंगा? मुझे किस बात का वो है? उसके बाद फिर मैं 14 दिन घर पे भी रहूंगा। तो मैंने तो आप स्ट्रेट अवे, ठीक है आपका नेगेटिव आया, आप चाहे 14 डेज अपना क्वारंटीन करें, आप उसको मॉनिटर जरूर करें। ये पॉलिसी तो इवन, और दूसरी एक और चीज है, आपने इसको अक्रॉस द बोर्ड कर दिया है। इंग्लैंड में भी ये पॉलिसी उन्होंने रखी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में अक्रॉस द बोर्ड नहीं रखा, उन्होंने सर्टेन कंट्रीज पे खाली रिस्ट्रिक्शन लगाई कि लेट्स सपोज जो अफेक्टेड एरियाज थे, जहां पर खतरनाक सिचुएशन थी, वहां से जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर जरूर उन्होंने बिल्कुल ये सिचुएशन रखी, और वो जस्टिफाई भी करते हैं। लेकिन जो सेफ कंट्रीज हैं, अब आप इंग्लैंड के अंदर देखें कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सेफ कंट्रीज में रखा हुआ है। जो पाकिस्तान से जो अराइवल हो रही है उसको उन्होंने उस कैटेगरी में नहीं डाला, हालांकि उन्होंने यूएई को डाला हुआ उसमें। तो इसका मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू द केस सिचुएशन की बेस पे होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अक्रॉस द बोर्ड आप सबको जो है ना $2,000 का जो है उसमें वो लगा के रखे, और वो अजीब कंफ्यूजन है इस वक्त। अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल में किसी को पता भी नहीं कि किसी ने वो पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं, कौन लोग कैसे आए, हमें सिचुएशन इस वक्त कोई ऐसी क्लियर नहीं है। तो ठीक, तो अब हम चलते हैं सर अपने नेबर में यूएसए। जी जी, ट्रंप गवर्नमेंट जो है उसका तो खात्मा हुआ, जैसे भी हुआ वो सब ने देखा है, ठीक है।
तो अब नई जो गवर्नमेंट है जो बाइडेन की, उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि उसकी पॉलिसीज़ पाकिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, अभी कल एक करंट न्यूज़ चल रही थी सीरिया के हवाले से, तो उस पे जी बड़ी इंटरेस्टिंग। अब ट्रम्प की जब गवर्नमेंट रही है पिछले जो 4 साल में अमेरिका के अंदर, वो एक बहुत डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट रही है। मेरे ख्याल में श्योर बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो हमारे काफ़ी नाजरीन है वो अवेयर है। और ख़ासकर जो ट्रम्प की अपनी पर्सनालिटी थी उसको लेकर काफ़ी इश्यूज थे। ही वॉज वेरी ब्लंट, ही वॉज वेरी ओपन, और वो कन्वेंशनल एक किस्म की जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल इंडल्ज नहीं किया। वो मैं ज़ाती तौर पे अपने इस तजर्बे की बेसिस पे कह सकता हूं कि मैंने, अगर मैं उसको आम लफ्ज़ में कहूं, कि वो मुनाफिक नहीं था। वो जो था वो अंदर था, वो बाहर था, और वही अंदर था और बाहर था। वो उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कहीं जो वो अपने दिल में नहीं रखता था। उसने वही कहा जो उसके दिल में था। अच्छा, उसका देखिए फायदा क्या होता था? फायदा ये होता था कि लेट्स सपोज अगर उसकी हेट्रेड थी किसी मुल्क से, किसी कौम से, किसी रेस से, तो लोगों को पता था कि उनसे नफरत करता है। ठीक है, सही है। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो हमारे लिए एक बड़े पॉजिटिव, हम शायद बड़ी गलत फहमी में रहते हैं कि शायद अमेरिका में जी ट्रम्प की गवर्नमेंट खत्म हो गई, वो बड़ा खराब था, और अब जो बाइडेन की गवर्नमेंट है तो हम बगले बजाएं और जनाब बड़े सोते हुए। मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन नहीं है। मेरे ख्याल में सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ इन फ्यूचर फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव, इसलिए कि ये वो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं है जो डोनाल्ड ट्रम्प की तरह डील करती है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बड़े बिजनेसमैन टाइप की अप्रोच थी, 2+2=4 करने वाला आदमी था। और उसने सबसे पहले जो है अमेरिकन जो बजट, जो सबसे ज्यादा उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो वॉर पे जा रहा था, उसको उसने उसमें ब्रेक लगाई थी। अगर आप देखें तो सीरिया के अंदर आइसिस खत्म हुई, अफगानिस्तान के अंदर रोल बैक हुआ, तालिबान के साथ एग्रीमेंट्स हुए, और ओवरऑल सारी दुनिया से उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। और ट्रम्प वाज द ओनली मैन, मेरे ख्याल में वो एक ही प्रेसिडेंट अब यूएस हिस्ट्री के अंदर है जो डीप स्टेट के अगेंस्ट गए, और ये उनका वन ऑफ द रीजन कि उनको इलेक्शन हरवाया गया। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट, आपने जोर दिया हरवाया गया। हरवाया गया, बिल्कुल हरवाया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि ये देखें, जिस तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं ना कि कोई काम एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। हमारी जब तक एक पीछे पावर नहीं होगी तो आप बगैर डंडे के जो है आप रूल नहीं कर सकते। तो इसी तरह अमेरिका में भी डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि वो कोई सिर्फ किताबों में या आर्गुमेंट की सेक पर है, वहां पर वो डीप स्टेट एग्जिस्ट करती है एंड वेरी मच देयर। अच्छा, उन लोगों का जो मफाद है वो इस बात से वाबस्ता है कि वॉर्स जो हैं वो उनकी बैकबोन है इकोनॉमी की। उधर वॉर्स में वो उनके बड़े इंटरेस्ट हैं, वो सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। ट्रम्प वॉज नॉट ऑफ दैट व्यू। उन्होंने काफी चीज को, और उन्होंने अपनी डीप स्टेट को हेड ऑन लिया। उन्होंने काफी जनरल्स वगैरह को बड़ा स्नप किया, पब्लिकली स्नप किया कि जो वॉर के फेवर में थे। तो अब ये जो सिचुएशन बाइडेन के आने के बाद हुई है, अगर आप कोई भी, मैं अपने नाजरीन से कहूंगा कि वो जरा थोड़ा सा अगर इसको एनालाइज करना शुरू करें, कि आपको एकदम वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी सीरिया के अंदर। जो कि हालात सही होने शुरू हुए थे, आप देखिएगा कि वहां पर दोबारा से हालात खराब होंगे। अफगानिस्तान के अंदर से तालिबान का जो आखिरी जो पुल पे तो दोबारा अटैक का कल न्यूज आ रही थी। जी जी, उन्होंने वो दोबारा वो जो उन पे, अच्छा, ये जो सो कॉल्ड दाइश जिसको कहते हैं ISIS, जो इसका एब्रीवेशन तो बल्कि उन्होंने निकाला हुआ है कि इसराइली सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज, ये उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि इनका कोई मकसद नहीं है। और जहां तक उनके जो एक्शंस हैं, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आप सीरिया में देख रहे हैं, इराक में देख रहे हैं कि वो जिस किस्म की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो कहीं मुसलमानों को तो कहीं बेनिफिट नहीं कर रही। तो क्या वजह है कि उसको अमेरिका जो है जब भी चाहता है तो वो जनाब एकदम से वो पावर में आने लग जाते हैं, और उनकी एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ इसराइल से इस तरफ जो है सीरिया और ईरान और इराक, इन पे फोकस उनका ज्यादा होता है। अच्छा, वो पेनिट्रेट कर गए अफगानिस्तान के अंदर भी। दूसरा, अफगानिस्तान में शायद आज 2 दिन, लास्ट 2 डेज रह गए जिसपे अफगान तालिबान के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ था पुल आउट करने का, वो खत्म होने वाला है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के अंदर एक फुल फ्लेज दोबारा स्प्रिंग ऑफेंसिव जो उनका होता है वो फिर दोबारा से लॉन्च होगा। इस पिछले जो पीरियड में जो उनका ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्रीमेंट था, उसके अंदर उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, किसी किस्म की वो चीज़ नहीं की, और उनका ये एग्रीमेंट था कि ठीक है आप पुल आउट करेंगे और हम इसमें कोई वो नहीं करेंगे, ऑफेंस नहीं करेंगे। अब सिचुएशन वो नहीं है। अब ये बिल्कुल दोबारा से, अभी इसको अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उन्होंने एक नई टर्म इजाद की है, वो रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। ये कैलिब्रेशन जो हम करते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स वगैरह की जो रीसेटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। अब रिकैलिब्रेट क्या कर रहे हैं जी? रिकैलिब्रेट उन्होंने बिल्कुल सऊदी अरेबिया से स्टार्ट उन्होंने ले लिया है। वहां पर बिल्कुल उनकी एक अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अफगानिस्तान, सीरिया, बाकी जगहों के अंदर भी उनका जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। तो आई डोंट थिंक कोई बहुत फ्यूचर में पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेंगे एज फार एज ये
अमेरिकन वॉर मतलब कोई कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अच्छी खबर इन द सेंस ये तो जरूर हो सकती है अली भाई कि आप कि जी आप ट्रैवल कर रहे हैं जी, मुसलमान मुल्कों में पाबंदी थी तो जी अब वहां से लोग चले जाएंगे, ट्रैवल कर लेंगे। इट हार्डली मैटर्स, ये चीजें इतना मैटर नहीं करती हैं। असल चीज ये मैटर करती है कि उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उससे कितने लोग, हमारे तो मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते हैं वहां पर उनके एक एक्शन से। राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। जी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी देखने को मिली है, यूएसए ने, नासा ने जो मार्स पे अपना रोबोट भेजा है और उससे एक दौड़ शुरू हो गई है। चाइना ने भी अपना एक्शन लिया है, तो ये एक नया कंपटीशन, फ्यूचर मार्स कंपटीशन शुरू हो गया है। तो इसके हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या अपडेट देंगे, क्योंकि ये मोस्टली लोग इस तरफ देखते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, तो इस बारे में आप क्या, आपकी राय? अली भाई थैंक यू, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये क्वेश्चन रेस किया, क्योंकि जनरली आमतौर पे इस किस्म के टॉक शोज में इन चीज़ों के अंदर हम जब बात करते हैं तो ये इस तरह के टॉपिक्स जो हैं लोग कभी रेस नहीं करते। क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे बच्चों का आगे। Exactly. ये आपने बड़ी बात की है कि हमें भी तो पता हो। Exactly. ये जो जनरेशन, देखें अली भाई, ये देखें, ये फ्यूचर है, ये मुस्तकबिल है हमारा। आपने ये पॉइंट रेज किया, आई एम सरप्राइज ऑल्सो, क्योंकि मैं भी इसको पिछले दिनों फॉलो कर रहा था और डिफरेंट इनकी न्यूज़ थी, नासा की जो न्यूज़ थी और जो उनकी जो आई एम श्योर के नाजरीन ने भी काफ़ी इसकी वीडियोज़ देखी होंगी, स्पेशली जब वो लैंड हो रही थी, जो परसिवरेंस के नाम से जो रोवर है, आई थिंक ये 3rd इनका मिशन था जो इसके अंदर हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। मतलब ये आप देखें कि एक तो जो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर इन्होंने रोवर को ज़मीन से भेजा और वहाँ पे लैंड कराया सक्सेसफुली, इसकी मेन रीज़न ये कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उसके बाद हर स्टेप पे एक फर्दर इंप्रूवमेंट आती जा रही है। अच्छा, उसमें इन्होंने जो अब जो रोवर भेजा है उसके अंदर बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर आपका इत्तेफाक होगा, आप चूंकि आपका इंटरेस्ट भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर जाके यूट्यूब के ऊपर इसका देखें कि इस पर रोवर के ऊपर जो उन्होंने इक्विपमेंट्स अपने लगाए हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो वो दरियाफ्त करने गए हैं वो ये कि आया मार्स के ऊपर कोई ऐसे आसार, जिंदगी के आसार वहां पर हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो क्या वहां पर ऐसी टोपोग्राफी या उनकी जो एक वो जो ज्योग्राफी है, क्या वो ऐसी है जहां पर सेटलमेंट हो सके, जहां पर आबादियां हो सकें, जहां पर बढ़ाई जा सकें। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि चाइना ने वेरी सरप्राइजिंगली, ऑल्दो ये अमेरिका का तो बड़ा एक ग्रेजुअल अप्रोच हुई है और उसने ये 3-4 अटेम्प्ट के बाद जो है अब जाके ये परसिवरेंस को अभी लेकर आए। चाइनीज ने ऑलरेडी अपना लॉन्च किया हुआ, जो चाइनीज का लैंडिंग थी, चूंकि वो वेदर की वजह से उन्होंने उसको डिले कर दिया, वो मई और जून के अंदर उसको प्रॉब्ली लैंड करवाएंगे। तो ये जो स्पेस वॉर है इसके अंदर जो मार्स की जो ये कॉलोनाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ा मैटर कर रही है। आप देखिएगा कि जिस तरह आपकी जो एक हमारा जो एक पहला इंपीरियलिज्म का दौर होता था, जहाँ पे कॉलोनीज होती थी, जहाँ पे बरतानिया ने, साम्राज्य ने सारी दुनिया के अंदर कॉलोनीज बनाई और कब्जे किए, तो मेरे ख्याल में अब ये अली भाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट स्टेप, जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं मार्स के ऊपर कॉलोनाइजेशन के लिए। वहाँ पर बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि ये वहाँ पे मेटल्स हैं, दूसरे किस्म की आपकी धातें हैं, मुख्तलिफ किस्म की हैं। तो वो और ये रोवर जो है इट्स वेरी वेरी डेलिकेट और बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक ऐसा इक्विपमेंट उन्होंने बनाया है कि पूरी एक लैब है जिसके अंदर से वो सारे आइडेंटिफाई करेगी हर चीज़ को, और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे ट्रांसमिट होंगी। तो अब वो टाइम नहीं रहा कि जिसके अंदर ट्रांसमिशन स्लो है, आ नहीं रही है, पता नहीं चल रहा। अब हाथ के हाथ जो है मतलब ये कि सारी चीजें एनालाइज होंगी और उसके ऊपर मतलब एक्शन लिए जाएंगे। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो मतलब फ्यूचर में इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और एग्जैक्टली कल को क्या पता है आने वाली, हम भी वहाँ बैठे हो, जनरेशन वहाँ बैठी हो, हम तो हमारा तो पता नहीं, एक Z9 चैनल मार्स में होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आज का बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इसमें आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि फीडबैक के बगैर जो है कोई भी चीज़ जो है वो इम्प्रूव नहीं होती। तो हमारी ये एक छोटी सी एफ़र्ट थी और हमारा ये एपिसोड भी फर्स्ट था, उसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो है हम मिस भी की हों और प्रॉपर उनको आप तक ना उसकी डिटेल दे सके। लेकिन अगर जो भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई आप इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो कि आपको हम वो इन डेप्थ दें, तो हमें ज़रूर ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ईमेल जो है वो info@z9media.ca
और मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6475009477। तो नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त दें मुझे और नज़ीर आलम को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।